हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस कैनन सिली एंड लेजरस आपको व्याख्या सहित बताया जाएगा, जिससे इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जो हमने कंप्लीट 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर आर्ट्स ऑफ टीचिंग हर एक कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और साथ में साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप डिस्कशन ये कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सच में सीरियस हो अपनी जॉब को, आप ये भविष्य को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके यूनिट 5 का टॉपिक है, जाकर आप सिलेबस में चेकआउट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए फाइट और फ्लाइट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया सिद्धांत है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर कैनन। याद रखना कि वाल्टर कैनन ने 1915 में फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का सुझाव दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में शरीर तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया करता है, जबकि या तो समस्या का सामना करना हो चाहे आपकी भागने की प्रवृत्ति होती है, उस टाइम जो आपका शरीर होता है वो काफी ज्यादा तेज रिस्पॉन्स करता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस सेलिए के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम का मुख्य फोकस क्या है? आपने देखा होगा बीपीएससी तैयारी 3 हो चाहे आपका स्टेट जीएस से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जाकर आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, स्टेट का या बीपीएससी का, जीएस से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है तनाव के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया, तनाव के प्रति फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी तनाव के दौरान सामाजिक बातचीत, या ऑप्शन नंबर डी तनाव का संज्ञानात्मक मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस। याद रखना कि सीले ने गैस के मॉडल को 3 चरण में प्रस्तावित किया था। पहला अलार्म प्रतिक्रिया, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा थकावट, जो कि ये मॉडल बताता है कि तनाव शरीर पर फिजिकल इफेक्ट कैसे डालते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा शैलीय के गैस मॉडल का चरण नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखना, ये सवाल सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है अलार्म, प्रतिरोध, थकावट, पुनः प्राप्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रिकवरी, क्योंकि आपसे मॉडल का चरण नहीं पूछा गया था। तो याद रखिएगा सीले के मॉडल के 3 चरण होते हैं, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया था, अलार्म, प्रतिरोध और थकावट, जबकि पुनः प्राप्ति एक अलग प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे गैस मॉडल में शामिल नहीं किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि लजारस के अनुसार तनाव मूल्यांकन का पहला चरण क्या है? पहला ऑप्शन है द्वितीयक मूल्यांकन, प्राथमिक मूल्यांकन, भावनात्मक प्रतिक्रिया, मुकाबला रणनीति, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइमरी अप्रेजल, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 5 कैनन के तनाव सिद्धांत में मुख्य रूप से किस हार्मोन का संबंध है? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना, कई बार एग्जाम में सवाल सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में और अदर स्टेट जैसे कि झारखंड एडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी सवाल सेम पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कैनन के तनाव सिद्धांत के मुख्य रूप से किस हार्मोन का संबंध होता है? पहला ऑप्शन है कोर्टिसोल, एंडोलानिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एड्रेनालिन। याद रखना कैनन के अनुसार जब आपका स्ट्रेस सिचुएशन में जो होते हो तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन का स्रोत होता है जो कि फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को काफी एक्टिव करता है। क्वेश्चन नंबर 6 कैनन के फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया का मुख्य फोकस क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, वो भी काफ़ी डिटेल में, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 500 में कंप्लीट 150 मार्क्स के साथ प्लस आपको टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालीफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा जिससे आपका पेपर आसानी से आप क्वालीफाई कर सकते हो। तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर ए, बी, सी टिक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना कैनन के अनुसार फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया शारीरिक तैयारी, मानसिक स्पष्टता और हार्मोनल परिवर्तन के मध्य से खतरे का सामना करने में काफी मदद करती है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि शैली के अनुसार गैस मॉडल के थकावट चरण में क्या होता है? तो पहले इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि गैस मॉडल के थकावट के चरण में क्या होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शरीर के संसाधन समाप्त हो जाते हैं। गैस मॉडल के अनुसार थकावट चरण में शरीर के सभी ऊर्जा संसाधन समाप्त हो जाते हैं जिससे थकावट और बीमारियों की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का मूल्यांकन तनाव से निपटने की क्षमता का मूल्यांकन करता है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी भावनात्मक मूल्यांकन या संज्ञानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, जब वो तनावपूर्ण स्थिति में होता है, उससे निपटने के लिए संसाधन और रणनीतियाँ का उपयोग कर सकते हैं जो कि सेकेंडरी अप्राइजल के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, द्वितीयक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9 किस सिद्धांत में स्ट्रेस सकारात्मक तनाव की अवधारणा पेश की है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा क्लास 12 में तो आसानी से आप बता सकते हो यू स्ट्रेस ऑलरेडी आपके टॉपिक में मेंशन है एनसीईआरटी क्लास 12 में। तो आपको बताना है कि यू स्ट्रेस जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेस माना जाता है उसकी अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को रट्टा जरूर मान लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो तरह के आपके स्ट्रेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को यू स्ट्रेस कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे याद रखना। सेली के सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम में उन्होंने पेश किया था दो स्ट्रेस, पहला पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को यू स्ट्रेस कहते हैं और नेगेटिव को डी स्ट्रेस कहते हैं, जो कि उसके अंतर को समझाया था, जहाँ पे यू स्ट्रेस व्यक्ति के लिए एक लाभदायक हो सकता है जबकि डी स्ट्रेस एक नेगेटिव हार्मोन का काम करता है आपके माइंड में आपको स्ट्रेस में डालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि कैनन के फाइट और फ्लाइट सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है?
तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अटेम्प्ट किया था। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा-सा लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को समझोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे। एक ही क्वेश्चन को बीपीएससी एक मल्टीपल लैंग्वेज को चेंज करके आपसे सवाल पूछता है और आप इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो। याद रखना कि केनन के फाइट और फ्लाइट सिद्धांत में साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस होता है, जो कि आपके फिजिकल रिस्पॉन्स के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें आपकी तंत्रिका और आपकी हार्मोन प्रणाली को काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि सेली के तनाव प्रतिक्रिया में किस हार्मोन का संबंध है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ सिले स्ट्रेस रिस्पॉन्स। पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामाइन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखना, सिले ने बताया कि तनाव के दौरान कोर्टिसोल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, जो कि आपके फिजिकल संसाधनों को नियंत्रित करने में इसकी काफ़ी मदद होती है। अगला क्वेश्चन है, उस तनाव के लिए एक शब्द क्या है जो कि प्रबंधनीय माना जाता है और सकारात्मक परिणाम लाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पॉजिटिव जो आपको स्ट्रेस होते हैं उसे कहा जाता है यू स्ट्रेस, और नेगेटिव स्ट्रेस को कहा जाता है डी स्ट्रेस। और इस क्वेश्चन में पूछा गया आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बारे में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो आप पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हो, जैसे कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है। अपने फ्यूचर को लेकर आप सीरियस हो, अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तो आपका ये पॉजिटिव स्ट्रेस है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज है, उसको मनाना है, वो आपका निगेटिव रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि उससे आपका कुछ पॉजिटिव कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मेन फ़ोकस आप अपनी पढ़ाई पे करोगे, उसको लेकर स्ट्रेस लोगे, अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस लोगे, तो आपके लिए वो ईगो स्ट्रेस का काम करेगा। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड को लेकर आप स्ट्रेस में हो, घूमने को लेकर स्ट्रेस में हो, तो ये आपके लिए डी स्ट्रेस का काम करेगा। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि लाजारस के अनुसार तनाव तब होता है जब, मतलब अकॉर्डिंग टू लाजारस स्ट्रेस कब होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मांगे संसाधनों से अधिक हो जाती है, हार्मोन असंतुलित हो जाता है, नींद की कमी होती है, या सामाजिक समर्थन अनुपलब्ध होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, क्योंकि हर एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज है आंसर से। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिमांड एक्सीड्स रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके साइकोलॉजी में 50 सीट की वैकेंसी आती है और फर्म कोई भर देता है 5,000, तो डिमांड आपका 50 है, लेकिन जो इसका रिसोर्सेज, जो इसका मैक्सिमम जो कैंडिडेट है 5000 है, जिसको लेकर एक तनाव उत्पन्न होता है हर इंसान के अंदर, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन उसका ही होगा जो अच्छे से तैयारी करेगा और अपने जो स्ट्रेस है उसको शांत करके और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करेगा, उसी का आपका कॉम्पिटिशन निकल पाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, जितना टॉपिक वाइज़, मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हर एक टॉपिक को मिक्स करके प्रैक्टिस करते हैं, उनसे आपका कोई भी टॉपिक आपका कवर नहीं होगा। जब तक आप एक पार्टिकुलर टॉपिक को टॉपिक वाइज़ खत्म नहीं करोगे, तब तक आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपना पेपर क्वालीफाई किया था इसलिए, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को पहले डिटेल में पूरा कवर किया था। उसके बाद आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत किया। क्योंकि आपने अगर 5 टॉपिक पढ़ा है और मिक्स प्रैक्टिस सेट मार रहे हो, तो 5 टॉपिक पढ़ा है और मिक्स टॉपिक में हर एक टॉपिक कवर कर लिया जाता है जो आपके सिलेबस में है। इसलिए सबसे पहले अगर आप सिलेबस को उठाओ, सिलेबस में हर एक टॉपिक को कवर करो, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो टॉपिक वाइज़ अपलोड कर दिया है, और जिसने मुझसे पेड नोट्स लिया हुआ है, उनको ऑलरेडी मैं टॉपिक वाइज़ नोट्स दे चुका हूँ, और उनको मैं सजेस्ट भी करता हूँ कि जो मैंने नोट्स शेयर किया हुआ है, उसे आप टॉपिक वाइज़ पहले कवर करो, बाद में आप मिक्स करना। मैं आपको ऑलरेडी टॉपिक वाइज़ एनसीईआरटी, मिक्स प्रैक्टिस सेट हर चीज़ आपको दूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करना है। टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करोगे, खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा कि आपने टॉपिक वाइज़ एक टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आएँगे मैं खुद सॉल्व कर लूँगा। इसलिए सबसे पहले
टॉपिक वाइज़ ख़त्म करो, उसके बाद मिक्स करो। हर इंसान का एक अपना अकॉर्डिंग पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन ये तरीका सबसे बेटर है, इसे आप ज़रूर फ़ॉलो करना।